आदाब, नमस्कार। मैं रिदा खानम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका के 50% टैरिफ का भारत के फार्मा समेत कुछ सेक्टर पर नहीं पड़ेगा असर। मनोज जारांगे का मुंबई मार्च तय, मंत्री बावनकुले ने दी चेतावनी, कहा आंदोलन करें लेकिन भाषा की मर्यादा रखें। जम्मू कश्मीर में आई आपदा से परेशान हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची इंडिया ब्लॉक की वोटर अधिकार यात्रा, सीएम स्टालिन भी हुए शामिल। सागर में जीतू पटवारी के बयान पर भाजपा महिला मोर्चा का विरोध, चप्पलों से पीटा पुतला। ट्रंप को अपने ही विशेष दूत से झटका, विटकॉफ बोले रूस और यूक्रेन युद्ध इस साल नहीं रुकेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत पर अमेरिका की ओर से एडिशनल टैरिफ आज से लागू हो गया है। एडिशनल टैरिफ लगने से देश के लेबर बेस्ड उद्योग जैसे कपड़ा और रत्न आभूषण पर मध्यम दबाव पड़ने की संभावना है, जबकि दवा, स्मार्टफोन और स्टील जैसे उद्योग मौजूदा टैरिफ संरचना और मजबूत घरेलू खपत के कारण टैरिफ के इस प्रभाव से अछूते रहेंगे। सर, राजस्थान में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, मेनली उसके पॉकेट्स है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चूरू। यहाँ से आप लगभग राजस्थान का हम टोटल हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट गिनते हैं 9,000 करोड़ रुपये। 9,000 करोड़ से 50 से 60% अकेले अमेरिका जाता है। अमेरिका में अभी हमारे प्रोडक्ट पे टैरिफ 0 से 12% के बीच में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से था। अब हम ये मानते हैं कि वो 50 से 62% हो जाएगा। तो ये होने से हमारे बायर्स ने लगभग सबने हाथ खड़े कर दिए, ईमेल्स भेज दिए, रनिंग ऑर्डर्स भी रोक दिए हैं और आगे भी ऑर्डर नए देने को तैयार नहीं है। तो ये मान लीजिए, इसमें हैंडीक्राफ्ट में सबसे बड़ा ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है और इसमें बहुत बड़ी संख्या में राजस्थान में लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। तो अगर मैं प्रत्यक्ष की भी बात करूं तो हैंडीक्राफ्ट में राजस्थान में करीब 3 लाख लोगों पे इम्पैक्ट आएगा अमेरिका के एक्सपोर्ट का, क्योंकि हमारा 60% के लगभग अमेरिका जाता है माल हैंडीक्राफ्ट का। वैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट, टेक्सटाइल, मार्बल एंड ग्रेनाइट, जेम एंड ज्वेलरी और इंजीनियरिंग, ये मेन इंडस्ट्रीज हैं। लेदर का थोड़ा काम जोधपुर वगैरह में होता है, दरी कारपेट का भी होता है टोंक में और जोधपुर में। तो इस इंडस्ट्री, ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, 50 से 60% रोजगार देती है और इन सभी इंडस्ट्रीज का 50 से 60% अमेरिका को माल जाता है, जो कि अब बिल्कुल 0 होने की पोजीशन आ गई है। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका राजस्थान पर आने वाला है। ऑल ओवर इंडिया की बात करें, ऑल ओवर इंडिया, हमारे टोटल इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, हमारा अमेरिका को 80 बिलियन जाता है, 40 हम उससे इम्पोर्ट करते हैं। तो अमेरिका अकेला दुनिया का ऐसा देश है जिसके साथ हमारा ट्रेड बैलेंस हमारे फेवर में है। तो उस 80 बिलियन में 20% हमारा अमेरिका को जाता है। 80 बिलियन जो हमारा है वो टोटल एक्सपोर्ट का 20 बिलियन है, 20% है। तो 20% माल अगर किसी देश में जाने से रुकेगा तो बहुत सब्सटेंशियल इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे आने वाला है। नवनीत झलानी, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ राजस्थान हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स जॉइंट फोरम। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर से माहौल गर्मा गया है। मराठा आंदोलनकारी मनोज जारांगे ने ऐलान किया है कि वे गणेशोत्सव के पहले दिन यानी कि आज मुंबई कूच करेंगे और राजधानी में अनशन पर बैठेंगे। इस बीच राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जारांगे को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि वे आंदोलन करें लेकिन भड़काऊ और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल ना करें। विक्टॉफ के इस बयान को ट्रंप के लिए झटका माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि वो जल्द ही युद्ध रुकवा देंगे। दूसरी तरफ यूरोपियन नेताओं का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भरोसेमंद नहीं है। ट्रंप लगातार रूस और यूक्रेन को युद्ध रोकने के लिए धमका रहे हैं, लेकिन दोनों ही देशों के बीच धमकी का कोई असर नहीं हो रहा है। उल्टी यूक्रेन ने अपने ही घर में मिसाइल का निर्माण किया है। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक ये मिसाइल काफ़ी प्रभावी है। रूस भी लगातार यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। रूस की कोशिश पूरे डोनबास पर जल्द से जल्द कब्जा करने की है। रूस मिसाइल और ड्रोन के जरिए यूक्रेन पर तबातोड़ अटैक कर रहा है।
महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार में 13 साल पुरानी एक अवैध इमारत का एक हिस्सा ढहने से 24 वर्षीय एक महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। हादसे में 9 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि घायलों को इलाके के अलग अलग अस्पतालों में मुंबई के बाहरी इलाके नालासोपारा में भर्ती कराया गया है। अग्निशमन कर्मी और एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर बचाव अभियान चला रही हैं। किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या फिलहाल यहाँ का जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनडीआरएफ की 2 टीम ने इस इंसिडेंट साइट पर रिस्पॉन्ड किया है। एक टीम आरआरसी मुंबई से आई हुई है और एक आरआरसी पालघर से आई हुई है। और जैसे ही रात में 12 बजे इस बिल्डिंग के कोलैप्स होने की सूचना जिला प्रशासन के द्वारा हमारे रेस्पॉन्स को दी गई, हमारी यूनिट को दी गई, तो तुरंत ही हमारी जो एक यूनिट यहाँ से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस्ड थी प्री मानसून डिप्लॉयमेंट के पीरियड में, उसने इमीडिएटली इस लोकेशन पर रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने जो प्राइमरी सर्च की यहाँ पर आके, जो टेक्निकल सर्च की, कैनाइन सर्च और मैनुअल सर्च में उन्होंने 4 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया था, जिसमें एक डेड विक्टिम थे और बाकी 3 जो थे वो लाइव थी। बस रास्ते में एक जो बच्ची थी 1 साल की, उसकी रास्ते में डेथ हो गई, ऐसी सूचना मिली है। सर, अभी कुल मिला के कितने लोग रह सकते हैं और आपकी तकलीफें क्या हो रही है रेस्क्यू के लिए? अभी लोकल जो यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं कि 5 लोगों के और दबे होने की संभावना है। 11 लोगों को अभी तक यहाँ से रेस्क्यू और रिट्रीव किया जा चुका है और हमारी जो टीम है वो टेक्निकल सर्च, कैनाइन सर्च के माध्यम से एक अप्रोच रूट बना रही है, जहाँ पर डॉग ने और जो लोकल लोगों ने बताया है कि लोगों के दबे होने की मैक्सिमम संभावना है वहाँ पर। ये कितना टाइम जा सकता है? लगभग मुझे लगता है कि आज पूरा दिन और कल का दिन भी लग सकता है। और यहाँ पे अप्रोच रूट बहुत ही नैरो है, हैवी मशीनरी आ नहीं सकती है, जो भी काम है वो मैनुअली ही करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से राज्य में भारी नुकसान हुआ है और सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश की वजह से लैंडस्लाइड से अब तक 30 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बताया कि राज्य की इंटरनेट सेवाएं बुरी तरह से बाधित हो चुकी हैं। कल के मुकाबले आज थोड़ी सी हमें राहत मिली है इस बात से कि जो कल बारिश में जो तेजी थी, आज बारिश लगभग थम चुकी है। अब जो लो लाइंग एरियाज हैं उनसे पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है, लेकिन जो कल सैलाब के वजह से जो नुकसान हुआ है वो आपके सामने है। ये पुल, और मैं भी डिविजनल कमिश्नर साहब से कह रहा था कि मुझे अच्छी तरह याद है, ठीक 2014 में इसी कोने पे इस पुल को नुकसान हो गया था। अब जाहिर सी बात है कि इस कोने में कुछ ऐसा खतरा है जिसको हम सही तरीके से समझ नहीं पाए। अब कुछ टीम एक्सपर्ट्स लाके ये देखना होगा कि 2014 और आज 2025 में यहाँ पे इतना नुकसान क्यों हुआ, आगे ना हो उसके लिए हमें इंतजाम करना होगा। और फिर जो यहाँ पे मकान हैं, दरिया के किनारे हैं, बार बार बारिश होगी, इन लोगों को खतरा होगा, इनका कुछ ना कुछ हमें इलाज करना होगा। वो हम बाद में ये फौरी तौर जो हालात हैं इनसे हम निपट लें, उसके बाद इनका नए सिरे से देखना पड़ेगा। अच्छी बात तो सिर्फ इतनी है कि बारिश जो है, बारिश में कमी आ गई है और राहत का काम जो है उसमें अब तेजी आई है। मैंने अभी फौरी तौर आपके सामने टेलीफोन पे वजीर आजम साहब से बात की, उन्हें हालात के बारे में बाखबर किया और जो एनडीआरएफ की टीमें एयरपोर्ट पर तैनात हैं उनके लिए उनका शुक्रिया किया और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर को और यहाँ के लोगों को जितनी भी मदद की जरूरत होगी, मरकज की हुकूमत के तरफ से तमाम मदद जो है वो हमें हासिल होगा। हालात क्या है, बाकी डिस्ट्रिक्टों के हालात क्या है? समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, किसी के मामले में कुछ कहना सही नहीं रहेगा, लेकिन इस बात से अंदेशा मिलता है कि लोगों में असंतोष है और पार्टी के नेता भी इसे भांप चुके हैं। जनता में असंतोष इतना बढ़ चुका है कि आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन होगा और पीडीए की सरकार अखिलेश यादव जी की अगुवाई में बनेगी। अब इनका अंदरूनी मामला है और किसी के अंदरूनी मामले में
हम हस्तक्षेप करना, कोई बात कहना उचित नहीं, लेकिन इस बात का तो इससे संदेशा मिलता है कि लोगों में संतोष है और इस संतोष को ये लोग भांप रहे हैं। जनता में संतोष इतना है कि आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन होगा और पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में बनेगी, शानदार सरकार बनेगी। और इसीलिए इन लोगों का दिल और दिमाग अब बदल रहा है कि कहाँ जाएं, इसी का वो है। नेक्स्ट, आज रात 12:01 से अमेरिका भारत को 50% टैरिफ लगा रहा है, तो काफी देखिए, ये अमेरिका की चौधारपन है और हमारे संप्रभुता पर इनका बार बार ये हमला है। ये इनके इस कदम से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर, हमारे देश के विकास पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा है ये अमेरिका के राष्ट्रपति जी इस तरह की विचारधारा, इस तरह का कदम, इस तरह का बयानबाजी बंद कर दें। हमारे देश पर उनके इस बयान का, इनके इस कार्रवाई का किसी प्रकार का कभी असर नहीं होने वाला। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 50% टैरिफ आज से लागू होने पर कहा कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस पर इसका असर ना पड़े। मेरे क्षेत्र के अधिकांश कारखाने बंद हो जाएंगे क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा आयात अमेरिका होता था। हमारे यहाँ इतने बड़े पैमाने पर आयात होते थे कि वो सभी बंद हो जाएंगे। बातों से नारों से काम नहीं होने वाला है। हमें कोई ना कोई तो कार्य योजना बनानी पड़ेगी। ये ऐसा विषय है जिन पर प्रधानमंत्री को गंभीरता और गहनता के साथ विचार करना चाहिए और कोई ना कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। इस पर कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस पर असर नहीं पड़ेगा। मेरे यहाँ के सब कल कारखाने बंद, क्योंकि मैक्सिमम एक्सपोर्ट अमेरिका होता था, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट का हो, वुडन हैंडीक्राफ्ट हो, आयरन हैंडीक्राफ्ट हो। उस हमारे यहाँ इतना बड़े पैमाने के ऊपर एक्सपोर्ट था, वो सब बंद। कोई वो राय नहीं, क्योंकि हालात ये है कि वो पहले ही गवर्नमेंट जो सब सहूलियतें देती थी वो गवर्नमेंट ने पहले ले ली थी। अब टैरिफ की मार तो वो चल ही नहीं पाएगा। तो इससे सीधे सीधे मेरे ख्याल से मेरे अपने जनपद में मेरा अपना मानना है कि जो सीधे, इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सीधे, वो 1.5 से 2 लाख आदमी बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाएंगे। सरकार बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आप कोई ठोस योजना तो दीजिए उनको, वो करेंगे क्या? उनके पास रास्ता क्या है? बातों से तो नहीं पेट भरेगा। देखिए, बातों से और आपके नारों से पेट नहीं भरने वाला है। आपको कोई कार्य योजना तो बनानी पड़ेगी कि आप इनके लिए इस प्रकार से काम करेंगे। यूरोपियन यूनियन ने वहाँ की लकड़ी के लिए कर दिया कि साहब लकड़ी का आप जियो टैगिंग कराएं। ये कैसे संभव है? लकड़ी कहाँ से आ रही है, कौन सी लकड़ी जा रही है, आप उस पेड़ के बदले 10 पेड़ लगा। इतना हमारा कंट्री इतना डेवलप्ड कंट्री नहीं है। जियो टैगिंग कहाँ से करा लेंगे हम लोग? और जियो टैगिंग होके संभव कैसे होगा? ये यूरोप में तो हो सकता है। और हमारे यहाँ जो लकड़ी यूज़ हो रही है वो एग्रो फॉरेस्ट्री की लकड़ी है। डिफॉरेस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा है उससे। हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली फॉरेस्ट्रेशन का जो है उत्तर प्रदेश में 1% बढ़ गया था पिछले 10 साल के अंदर। तो हमारे यहाँ डिफॉरेस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा है, ये एग्रो फॉरेस्ट्री की लकड़ी यूज़ हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट, मैं गया था माननीय मंत्री जी के पास, उनसे मैंने आग्रह भी किया, मैंने कम से कम अगर ये अमेरिका बंद होता है तो ये यूरोपियन यूनियन का जो एक आ गया तो कम से कम ये रास्ता तो खुलेगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनके ऊपर प्रधानमंत्री जी को बड़ी गंभीरता के साथ और गहनता के साथ, नारों से नहीं, ये देश के नौजवान के रोजगार का जुड़ा हुआ, नारों से नहीं आप बात चलेगी। इसके ऊपर जो परिणाम इसके हो रहे हैं उनके ऊपर सोच करके उनके लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन मुजफ्फरपुर में वोटर अधिकार रैली के लिए कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता राहुल गांधी के साथ शामिल हुए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी के संस्थापक मुकेश साहनी और सीपीआई-एमएल नेता दीपंकर भट्टाचार्य भी मौजूद रहे। इस दौरान राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित भी किया। इलेक्शन आता है
कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं बीजेपी जीतेगी और आंकड़े देते हैं 300 पार। 2014 में 2019 में ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे थे। नरेंद्र मोदी जी 2019 के चुनाव के बाद रिजल्ट आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं 300 सीटें आएंगी। हिंदुस्तान के सारे पोस्टर कुछ और कह रहे हैं, ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहता है 300 सीट आएंगी, कितनी आई? 300 आई। क्यों? वोट चोर। भाइयों बहनों, सच्चाई है ये पहले गुजरात में शुरू हुआ। ये 2014 से पहले गुजरात में शुरू हुआ और 2014 में नेशनल लेवल पे ये लोग इसको लाए। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज हो रही है। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी के हालिया बयान का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस बार बार लोकतंत्र, जनादेश और संविधान की बात करती है, लेकिन इनके शब्दकोश में इनकी कोई जगह नहीं है। फिर 60 साल इन्होंने कैसे सरकार चला ली? देखिए, लोकतंत्र, जनादेश, संविधान, ये शब्द बार बार राहुल गांधी दोहराते हैं। दरअसल कांग्रेस के शब्दकोश में ये शब्द है ही नहीं है। इतिहास को इतने गहरे जख्म नेहरू गांधी परिवार ने दिए हैं। संविधान की निर्मम हत्या, लोकतंत्र का गला घोटना, जिस तरह से देश पर आपातकाल थोपा गया, यंत्रणाएं लाखों लोगों को दी गई, गिरफ्तारियां हुई, प्रेस की आज़ादी छीनी गई और न्यायपालिका के पर कतरे गए। अब वो पार्टी कहती है वोट चोरी। स्थितियां अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं, बिहार में वो आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि उनको पता है कि बहुत ही फीसदी प्रदर्शन उनके गठबंधन का होने जा रहा है। जब 225 सीटें हम जीतेंगे तो अपनी हार को सही ठहराने के लिए, गलत ठहराने के लिए वो अभी से एक पटकथा तैयार कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि आज बिहार में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन आए हैं। ये लोकतंत्र के लिए और बिहार के लिए खतरा है कि वे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लालू परिवार को अपना समर्थन देने आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने इन लोगों को बुलाकर बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम किया है। ये लोग बिहार के लोगों के लिए अपशब्द कहने का काम करते रहते हैं। आज बिहार में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आए हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और बिहार के लिए भी खतरा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लालू परिवार को समर्थन देने आ रहे हैं। और लालू प्रसाद जी ने जिस तरह इन लोगों को बुलाकर बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम किया, जो लोग बिहारी को गाली देते हैं, रेवंत रेड्डी हो, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हो तत्कालीन, कांग्रेस पार्टी हो या सनातन का विरोध करने वाले स्टालिन का परिवार हो, यह स्पष्ट झलकता है कि बिहार जैसे राज्य को जिन जिन लोगों ने गाली दिया उसको लालू परिवार बिहार बुला रहा है, बिहार के चुनाव में बुला रहा है। यह स्पष्ट संदेश है, बिहारियों को गाली देने वाले लोगों का संरक्षण लालू प्रसाद जी का परिवार कर रहा है। और जो सनातन का विरोध करते हैं लगातार, वो जो भव्य सीता मंदिर आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय अमित शाह जी ने जहां शिलान्यास किया, वहां जाने का काम कर रहे, मां जानकी का अपमान करने आ रहे लोग। इसलिए बिहार की जनता सब जानती है, बिहार की जनता
देखती रही है। बिहार में एनडीए के साथ बिहार की जनता है और लोकतंत्र के लिए जो खतरा बना है, ये दोनों युवराज, दोनों को जनता सबक सिखाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव पर बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता का पूरा आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है और जिस हिसाब से वोट की चोरी हो रही है तो जनता जागरूक है और अपने मत की रक्षा कर रही है। आने वाले चुनाव में भाजपा एनडीए जो भी जोर लगाएगी वो नाकामयाब रहेगी। एनडीए का मतलब नहीं देंगे अधिकार है। जनता का पूरा जो है आशीर्वाद समर्थन मिल रहा है और जिस हिसाब से वोट की चोरी हो रही है, जनता जागरूक है, अपने मत की रक्षा करेगी और आने वाले चुनाव में भाजपा एनडीए जो भी जोर लगाएंगे वो नाकामयाब रहेंगे और एनडीए के लोग, एनडीए का फुल फॉर्म ही है, नहीं देंगे अधिकार। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के हालिया बयान से राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। पटवारी ने कहा था कि राज्य में महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पी रही हैं और ड्रग्स का कारोबार भी यहां तेजी से फैल रहा है। इस बयान से नाराज भाजपा महिला मोर्चा ने कल सागर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शराब की बिक्री, खपत देश में सबसे ज्यादा कर दी, आपकी सरकार ने कर दी, बीजेपी के नेता सब बेच रहे हैं। क्या मैं ये आवाज नहीं उठाऊं? नरेंद्र मोदी ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूं, मेरा आरोप नहीं है। आदरणीय मोहन यादव जी, आप जवाब दो कि विश्वास सारंग का फोटो ड्रग्स माफियाओं के साथ क्यों है? आप जवाब दो कि प्रहलाद पटेल का फोटो ड्रग्स माफियाओं के साथ क्यों है? आपके वित्त मंत्री का फोटो ड्रग्स माफियाओं के साथ क्यों है? आपको जवाब देना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो रिपोर्ट दी, जिसमें युवा और महिलाओं का प्रतिशत नशे के लिए बढ़ रहा है, तो क्या मैं गलती कर रहा हूं? मैं ये बात नहीं कहूं एक विपक्ष का नेता, आपका दायित्व है कि नहीं इसको कम करने का? मोहन भैया, आपने ये कहा था मैं लाडली बहना को 3,000 दूंगा, मैं कहता हूं आप 1,200 दे रहे हो और 1,800 की चोरी कर रहे हो। मुझे नहीं करना चाहिए काम, मुझे नहीं करना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं मोहन भैया, ये सारी बातें मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए, आप मैनिपुलेशन करके संकीर्ण और ओछी और षड्यंत्र पूर्वक राजनीति से बचें। मध्य प्रदेश समृद्ध बनाना है। मैं डंके की चोट, जो गलती है, जो कमी है, उठाऊंगा, मेरा दायित्व है। ये मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से प्रेशर बनाना, ये जीतू पटवारी का स्वभाव आपको पता है। मैं न किसी से किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आता हूं, जो सच है विपक्ष की आवाज उठाता रहूंगा। धन्यवाद। माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं। माफी मांगना चाहिए मोहन यादव को। मैं बताता, मैं बोलो माफी मांगना चाहिए मोहन यादव जी को, जिन्होंने 3,000 रुपए का बोला था 1,200 दे रहे हैं। माफी मांगना चाहिए शिवराज सिंह चौहान को, जिन्होंने किसानों का पैसा खा गए, जो युवाओं का नौकरी खा गए, जो 450 का गैस सिलेंडर आप गरीबों का खा गए, जो हर तरह की अराजकता कर रहे हैं। माफी बीजेपी मांगे, मोहन यादव मांगे। रूस और यूक्रेन के बीच इस साल भी युद्ध नहीं रुकने वाला है। इसका कबूलनामा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने के विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ ने किया है। विटकॉफ के मुताबिक जिस तरीके से बात चल रही है उससे नहीं लग रहा है कि ये युद्ध रुकने वाला है। विटकॉफ के इस बयान को ट्रंप के लिए झटका माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि वो जल्द ही युद्ध रुकवा देंगे। दूसरी तरफ यूरोपियन नेताओं का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भरोसेमंद नहीं है। ट्रंप लगातार रूस और यूक्रेन को युद्ध रोकने के लिए धमका रहे हैं, लेकिन दोनों ही देशों के बीच धमकी का कोई असर नहीं हो रहा है। उल्टी यूक्रेन ने अपने ही घर में मिसाइल का निर्माण किया है। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक ये मिसाइल काफ़ी प्रभावी है। रूस भी लगातार यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। रूस की कोशिश पूरे डोनबास पर जल्द से जल्द कब्जा करने की है। रूस मिसाइल और ड्रोन के जरिए यूक्रेन पर तबातोड़ अटैक कर रहा है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।